स्वामी श्रद्धेय अवधेशानंद गिरी जी महाराज, पद्म भूषण आदरणीय राम बहादुर राय जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, प्रभात प्रकाशन के प्रभात जी, हमारे इस पुस्तक में सारे लेखों के संकलन करने वाले भाई प्रभात जी, और यहां सभी उपस्थित विशिष्ट जन, मित्रों, मीडिया के साथियों। सार्वजनिक जीवन, पत्रकारिता, साहित्य, संस्कृति में दशकों से अपने सार्थक योगदान के लिए इस वर्ष जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण आदरणीय राम बहादुर राय जी को मिला, मैं इस अवसर पर उन्हें भी बधाई देना चाहता हूं। उनका कोई भी आग्रह हमारे लिए आदेश होता है, और आज इस पुस्तक के ऐतिहासिक पूर्व कथन लिखने के लिए भी उन्हें बधाई। भाई प्रभात ओझा जी को भी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का संयोजन किया है, जो आपने सुना। इस आयोजन में परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज की गरिमामय उपस्थिति है, जिनके विचारों से हम नई ऊर्जा, ताकत और दृष्टि पाते हैं। स्वामी जी, आपने सुना, सनातन परंपरा के शीर्ष आध्यात्मिक गुरु, संत, लेखक और दार्शनिक हैं। जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। जूना अखाड़ा भारत में हमारे पूज्य नागा साधुओं का बड़ा पुराना समूह है। स्वामी जी दुनिया भर में सनातन परंपरा का महत्व दशकों वर्षों से लोगों को बता रहे हैं। और जरा आपने सुना, विश्व विरासत दिवस है, उस अवसर पर इस महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन है। आप जानते हैं, देश आजादी के अमृत काल में है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में इन संकल्पों पर चलकर 2047 तक एक विकसित भारत की चर्चा की। विकसित भारत का सपना भी भारत ने 14 के बाद ही देखा कि 100 वर्ष बाद भारत कहां पहुंचे। यह सपना हमने पहले नहीं देखा, और उसके प्रस्थान बिंदु हैं विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य। इन 5 बिंदुओं में जो विरासत पर गर्व है, उस विरासत पर गर्व के लिए सबसे श्रेष्ठ सामग्री का संकलन इस पुस्तक में है। इसके लिए पुनः प्रभात जी को और हमारे आदरणीय राम बहादुर जी को और हमारे भाई सच्चिदानंद जोशी जी को, जैसा उन्होंने बताया, सबको बहुत बधाई। पुस्तक का आपने शीर्षक का नाम सुना, संस्कृत का 5वां अध्याय, और आदरणीय राय साहब ने भी बताया संस्कृत के 4 अध्याय महान लेखकों में से एक, जिन पर हम सबको फक्र है, दिनकर जी ने लिखा। पर दिनकर जी की यह पुस्तक इतिहास, साहित्य दोनों विधाओं में क्लासिक मानी जाती है, और इसकी भूमिका भी, जैसा आपने सुना, पंडित जवाहरलाल जी ने लिखा। पर समय के क्रम में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, और दिनकर जी की जो एक मूल्य मान्यता उसमें थी, पहली क्रांति वो मानते हैं भारत में तब हुई जब आर्य भारत में आए और उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। बाद में वो दूसरी क्रांति मानते हैं, महावीर और गौतम बुद्ध का आना। तीसरी क्रांति उस समय जब इस्लाम भारत पहुंचा और सनातन धर्म से उसका संपर्क हुआ। चौथी क्रांति भारत में यूरोप का आगमन। यह 56 में पुस्तक प्रकाशित हुई और इसकी धूम मची। राय साहब ने अपनी पुस्तक के पूरा कथन में बहुत सुंदर ढंग से लिखा है कि दिनकर जी ने अपनी और किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए अपील नहीं की लोगों से, इसी पुस्तक को पढ़ने के लिए अपील की। आज दिनकर जी भी होते तो ये मेरा अपना सबमिशन है कि इसमें कई सुधार जो हाल में हुए हैं उसको स्वीकार करने के लिए खुद वो लोगों से कहते या लिखते। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पहला कि आर्य बाहर से आए। अब तो इसके प्रामाणिक अध्ययन आ गए हैं इस विषय पर, तो वो शायद अपनी राय बदलते। और दिनकर जी किताब आने के बाद इस विषय पर चिंतन शुरू हुआ कि 4 अध्याय में भारत के संस्कृति का इतिहास कहां है, वो समाहित नहीं हो पाया था शायद मुझे ऐसे पाठकों की दृष्टि में। आज दिनकर जी होते तो जरूर करते। हालांकि जब प्रभात जी चर्चा कर रहे थे किशोरीदास वाजपेयी जी की पुस्तक का, तो आदरणीय राय साहब ने मना किया, पर एक संदर्भ में मैं उनके नाम लेने की इजाजत उनसे चाहता हूं। और क्यों विशिष्ट है? संस्कृति का 5वां अध्याय 1898 के दौरान किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा। 56
56 में, लेकिन वो पीरियड था 1898 से 90 समथिंग। हाँ आई जी जी जी। पर इसमें जो दौर था शायद मेरी जानकारी में 1898 से था कुछ। पर वाजपेयी जी को इसके पहले हम लोग जानते थे कि वो हिंदी के पाणिनि और ग्रामर लिखने वाले व्यक्ति। पर उस पुस्तक में जो अध्याय उन्होंने भारत के लिए पूरा करना चाहा था कि बहस हो भारत की संस्कृति पर, पूरा नहीं हो पाया, बल्कि उनको जेल कैसे जाना पड़ा इसकी बात करने के लिए। वो एक लंबा प्रसंग है, मैं बताऊं तो समय ज्यादा लगेगा। उन्होंने अपने समय में पुरुषोत्तम नाथ टंडन से लेकर सबको इस समूह के लिए राजी कर लिया था कि इस पर चर्चा होगी, पर वो चर्चा नहीं हो सकी। खुद किशोरी दास वाजपेयी जी जो कांग्रेस में थे लंबे समय तक, उन्होंने लिखा है मुझे कि इस चर्चा के लिए जेल जाना पड़ा। पर वो संस्कृति का 5वां अध्याय पूरा नहीं हो पाया जिसकी कोशिश में वाजपेयी जी लगे थे। कम से कम यह बहुत शानदार तरीके से पूरा हो रहा है 14 के बाद, इसलिए इस पुस्तक की प्रामाणिकता है राय साहब मेरी दृष्टि में। यह मैं कहना चाहता था। और अभी मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों उसमें कि एक भारत के विकास का रास्ता क्या हो, इस पर भी बड़ी बहस रही है 1929-30 से ही शायद। और गांधी जी ने हमेशा अपने देश की चीजों के बारे में बातचीत और चर्चा की। वो कहते भी थे कि भाई अंग्रेजियत हमारे देश में न रहे, चली जाए, अंग्रेज भले रह जाए, वो धीरे से जाए, लेकिन उसी अंग्रेजियत की देन थी ये लुटियंस क्लब जिसे अब खान मार्केट हम लोग कहते हैं, जिसका भारतीय संस्कृति से कोई सरोकार नहीं रहा। और मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़े समाजवादी चिंतक हुए, राय साहब उनके बड़े करीब रहे हैं, जानते हैं, पर उनकी एक कृति की चर्चा नहीं होती जो उन्होंने पीएचडी के क्रम में लिखना शुरू किया था, पर वो पूरा नहीं किया। कल्चरल इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एड, कृष्णा जी, प्रोफेसर कृष्णा जी, उस विदेशी संस्कृति के क्या कुअसर होने लगे हैं, इस पर बहुत विस्तार से उस पर चर्चा है। और तो और पंडित जी की जो सबसे अच्छी बायोग्राफी लिखी, जिन्होंने माना जाता है कि पंडित जी के मित्र थे, वाल्टर क्रॉकर, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर, उसमें उन्होंने 3-4 पेज में लिखा है कि कैसे नेहरू जी की बड़ी भूल थी गांधी जी की मान्यताओं से अलग हटना। विनोबा ने प्लानिंग कमीशन के साथ जब उनकी चर्चा हुई तो भारतीय संस्कृति पर क्या बात कही है। इसलिए 2014 के बाद भारतीय संस्कृति के बारे में हम सनातन मूल्यों पर फक्र के साथ अब बात कर रहे हैं। यह एक बड़ा परिवर्तन हुआ, इसलिए इस पुस्तक का महत्व आज और ज्यादा है। मैं अभी पिछले सप्ताह आदरणीय जयशंकर जी का भाषण पढ़ रहा था इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन में। लंबा भाषण है, पर मैं उसका संक्षेप में कर रहा हूं कि आज दुनिया में सोशल और पॉलिटिकल कहते हैं कि रीबैलेंसिंग हो चुका है। कल्चरल रीबैलेंसिंग की बात चली तो भारत अपने हेरिटेज पर, कल्चर पर, वैल्यूज पर फक्र के साथ बात कर रहा है। यह 2014 के बाद का महत्व है और यह प्रधानमंत्री जी के इन भाषणों का महत्व है। और जैसा सुना कि 34 भाषण इसमें हैं, और राय साहब जी ने अपने प्रकोत्थन में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृति विमर्श में सृजनात्मक आयाम जोड़े हैं। जैसे संस्कृति क्या है, जैसा उन्होंने कहा, संस्कृति के अध्ययन की पद्धति क्या हो, समाज और परंपरा से प्राप्त किस गुण को संस्कृति कहेंगे, संस्कृति संबंधी सूचनाओं के स्रोत को कैसे जाने, संस्कृत के मुद्दे और अवधारणाएं क्या होनी चाहिए, संस्कृत से नियंत्रित होने का मनोभाव कैसे पैदा करें। इस तरह पुस्तक भारत के सनातन संस्कृत के मौलिक सिद्धांतों का समसामयिक निरूपण है। तो जो संस्कृत की बेसिक चीजें हैं वो समझने के लिए आज दुनिया समझना चाहती है, वो सूत्र सारे इस पुस्तक में है जो राय साहब ने बहुत स्पष्ट किया है। और प्रधानमंत्री जी के इन भाषणों का बड़े बारीकी से अगर आप अध्ययन करें तो इसमें समाज, परंपरा, संस्कृति वगैरह की तो बातें हैं ही। और ठीक कहा है अपने लेखन में भाई राम बहादुर जी ने कि सनातन संस्कृति के मौलिक सिद्धांतों का यह समसामयिक निरूपण है। पर साथ में मैं जोड़ने की अनुमति चाहूंगा कि यह समसामयिक निरूपण के साथ आधुनिक तकनीकी संसार में इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों भारतीय संस्कृति आज दुनिया के लिए प्रासंगिक है, इस पर भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातों में जगह जगह उल्लेख किया है। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण का कुछ कोट करूंगा जो इस पुस्तक में है। जिस तरह भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा उत्तर दक्षिण को, पूर्व पश्चिम को जोड़ने की रही है, उसको याद दिलाना, उसको कहना। जैसे सारी बातें हमारी अतीत की स्मृति में थी और आजादी के बाद शायद इस पर हमने चर्चा बंद कर दी थी या बड़े धीमे स्वर में चर्चा होती थी,
प्रधानमंत्री जी का एक कोट है कि बाबा विश्वनाथ की मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मन सोना चढ़ाया, इसके शिखर पर सोना मढ़वाया। पंजाब से पूज्य गुरु नानक देव जी काशी आए, सत्संग किया। दक्षिण भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था, दक्षिण भारत का काशी पर और काशी का दक्षिण पर प्रभाव से हम सब अवगत हैं। एक ग्रंथ में लिखा है, तेनो पयाथेन कदा चनात वाराणसी पाप निवारणम। फिर पंच प्राण पर बात करते हुए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्था में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है। इसके कारण देश के टैलेंट को नुकसान होता है, देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं, वे परिवारवाद, भाई भतीजावाद के कारण बाहर रह जाते हैं। इसके भ्रष्टाचार भी कारण बनता है। पल पल में इतिहास, कण कण में अध्यात्म, जो व्याख्यान है प्रधानमंत्री जी का, उसमें कहते हैं किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र और अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सिर उठाकर खड़ा हो जाए। परंपरा और विश्वास की मजबूती अपने उसमें व्याख्यान में कहते हैं, हम देश के आध्यात्मिक एकता को याद करके अपना दिन शुरू करते हैं। हम स्नान करते समय, पूजा करते समय ही मंत्र पढ़ते हैं, जो हम सबके दैनिक पूजा का हिस्सा है। गंगे च यमुने च चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरु। अर्थात गंगा जमुना से लेकर गोदावरी और कावेरी तक सभी नदियां हमारे जल में निवास करें। यानी हम पूरे भारत की नदियों में स्नान करने की भावना रखते हैं। हमें आजादी के बाद हजारों वर्ष की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था। दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए और फिर वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु का उद्घोष करते हैं। मैं तो ये कहने की अनुमति चाहूंगा कि भारत अगर 10,000 वर्षों की संस्कृति अपनी बचाए रखा है तो इन्हीं कारणों से बचाए रखा, जिसको 52 के बाद या आजादी के बाद जिस पर चर्चा हमने बंद कर दी, कम से कम 14 के बाद त्वरित ढंग से इस पर हम विमर्श कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, बड़ा प्रस्थान बिंदु है। फिर 17 मार्च 16 को विश्व सूफी सम्मेलन में बहुत बेहतरीन भाषणों में से उनका है, भारत के कंपोजिट कल्चर को अगर समझना हो, लोगों की निगाह नहीं जाती इस पर। गुरु नानक जयंती पर भी है, इसके बारे में आपने यहां सुना। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में गर्व के साथ जब प्रधानमंत्री कहते हैं, और हम लोग इसको दोहराते हैं विश्व मंच पर, कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, और बड़ा लंबा भाषण है। इसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा सोच, हमारा विजन, हमारी संस्कृति की विशिष्टता दिखती है। इसी तरह रामलला मंदिर के उद्घाटन, हिमालय आदि पर प्रधानमंत्री जी के भाषण पढ़ते हुए भारतीय परंपरा की विराटता का एहसास होता है। ऐसा नहीं था कि हमारा यह विरासत, यह गौरव कोई आजादी के बाद शुरू हुआ। ये तो 10,000 वर्ष का था, बंद कर दिया था, हम पश्चिमी रास्ते पर चल पड़े थे। आज दुनिया प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास और इन बातों के बाद कैसे गौर कर रही है, मैं आपको 2-3 उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। पहला, अभी हाल में एक बड़ी चर्चित पुस्तक आई, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, नारी वंदन विधेयक कैसे आया, कैसे हमारे यहाँ स्त्रियों का सम्मान रहा है, जिसको अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक में स्वीकार करते हैं, लेकिन भारत में उसकी चर्चा नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जी के भाषणों में देखिए किस तरह नारी शक्ति को ताकत मिली है। लेकिन भारत कैसे अपने इस रास्ते पर चले। ऑक्टोबियो पाज वहां के मैक्सिको के व्यक्ति, यहां राजदूत थे भारत में, उनकी पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया। बार बार वो बात करते हैं कि भारत अपने प्राचीन विरासत और मूल्यों को क्यों नहीं लौटे। ये उस वक्त जब आजादी के बाद की धारा जो चल रही थी पश्चिमी ढंग से सोचने और करने की, उस वक्त की बात है। अभी एक बड़े चर्चित इतिहासकार की नई पुस्तक आई है नवंबर 24 में, विलियम डेलरिम्पल की, द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि हजारों वर्ष भारत का इतिहास दुनिया का इतिहास रहा है। अभी फरवरी में किताब आई एक जर्मन डिप्लोमेट की, जो भारत में कभी राजदूत रहे हैं, अभी नहीं बहुत पहले रहे हैं, वॉल्टर जे लिंडर, व्हाट शुड वेस्ट लर्न फ्रॉम इंडिया, यानी पश्चिम भारत से क्या सीखे। ये बातें पहले नहीं होती थी। ये इस कारण होने लगी हैं कि 14 के बाद भारत अपनी संस्कृति की उन पुरानी चीजों पर फक्र के साथ चर्चा करने लगा है, और इसकी सूत्रपात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। इस पर तो कोई बहस और विमर्श होने की बात ही नहीं है, तो उनके द्वारा किया गया सूत्रपात है। आपको मैं याद बताऊं कि दुनिया के मशहूर इतिहासकारों में से विल डुरंट है, उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी है। पर जब वो भारत में 1930 में आए
तो वर्ल्ड हिस्ट्री पर काम करने के पहले उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, द केस फॉर इंडिया। 2017 में उसका पुनर्प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। वो भारत में आए थे, भारत का इतिहास लिखने दुनिया के संदर्भ में, कहा कि भारत की सभ्यता, धर्म, संस्कृति, दर्शन, कला, ज्ञान की चर्चा करनी जरूरी है। भारत अद्भुत देश रहा है, पर हमने आजादी के बाद की नहीं, 14 के बाद अब हम कर रहे हैं, ये फक्र की। ऐसे अनेक चीजें हैं। मैं अंत करूंगा अपनी बात, और कैसे ये हमारी स्मृतियों में रहा है। आजादी की लड़ाई में भी गांधी से लेकर हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने हमारी उन भारतीय समृद्ध परंपराओं को लोगों के मस्तिष्क में डाला कि उन पर खतरा है। एक बहुत, जिस इलाके से मैं आता हूं उसमें बड़े यशस्वी कवि हुए रघुवीर नारायण, वो मूलतः शायद अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन भोजपुरी में वो कविता लिखी 1911 में, जिसे देश के तब के सारे बड़े लोगों ने पढ़ा और उसको एप्रिशिएट किया और जाना। हालांकि वो भोजपुरी में है। उसकी कुछ लाइनें पढ़ के मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि वो लाइनें लिखी गई उस वक्त। अब उसको, उसके महत्व को प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के बाद लोग जानने और समझने लगे हैं। अब देश उन चीजों से ऊर्जा पाने लगा है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरा प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवलवा से, 3 द्वार सिंधु घहरावे रे बटोहिया। यानी सिंधु की वो तीनों नदियों की कल्पना करते हैं। जाऊं जाऊं भैया रे बटोही हिंद देखी आऊं, जहां ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया, सीता के बिमल जस राम कृष्ण जस, मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया, व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल देव, सुतल अमर के जगावे रे बटोहिया, रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी रूप कला, ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया, नानक कबीर गौर शंकर श्री रामकृष्ण, अलख की गतिया बतावे रे बटोहिया, विद्यापति कालिदास सूर्य जयदेव कवि, तुलसी के शहर सरल कहानी बतावे रे बटोहिया। और अंतिम पंक्ति में वो लिखते हैं, अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेस, मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। यानी पूरे भारतीयता की कल्पना है। ये हमारा मुल्क रहा है। बचपन से ये कविताएं हम लोगों ने सुनी, पर जिस दौर में हम लोग बड़े हो रहे थे, अपने भारतीय संस्कृति के बारे में, अपने मूल्यों के बारे में सार्थकता से बात करना, कहना एक कॉम्प्लेक्स हो गया था। सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि 14 के बाद हम फक्र के साथ अपनी बातों को बिना किसी को आहत कहते हुए बात करने का आत्मविश्वास पा चुके हैं। यह इतिहास का एक बड़ा प्रस्थान बिंदु है, और जिनके प्रयास से प्रस्थान बिंदु ये मिला है, वो इस पुस्तक इसमें निचोड़ है। इसलिए राय साहब ने सही कहा कि इस पुस्तक से एक नई शुरुआत, उनका भाव जो था, मैं मानता हूं होगी। मुझे इस अवसर पर आपके बीच होने का और पूज्य स्वामी जी हैं उनके सानिध्य में होने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू।